बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरफ़ाना लका ज़िक्रक. Dear second year students, today we are going to start our lecture on the osmoregulation in animals. सेकेंड ईयर के तमाम तलबा मुतवज्जे हों, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ओस्मो रेगुलेशन के टॉपिक पर. ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पर हम बात करेंगे. अगर देखा जाए तो ओस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसकी वजह से क्योंकि लाइफ की मेटाबॉलिज्म जो एनिमल्स की बॉडी में है वो साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन और उसकी रेगुलेशन के एतबार से बड़ी अहम जो है वो होती है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ के प्रोसेसेस और लाइफ एक्टिविटीज़ मेंटेन और बरकरार रहती हैं. ओस्मो रेगुलेशन इन Animals requires more critical balance of the water and the solutes because the concentration of the water and solutes in the cells is responsible for the normal metabolism, and this normal metabolism is responsible for the sustenance of life. So in first regard we will discuss the mechanisms of osmoregulation in animals. हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि ओस्मो रेगुलेशंस एनिमल्स में किन किन अवामिल के ज़रिए से पाया तकमील तक पहुंचती है. अगर देखा जाए ब्रॉडली तो एनिमल्स को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं एनिमल्स अपनी ओस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स के अतबार से दो किस्म के ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैकेनिज़म्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स मीन्स what types of the osmoregulatory strategies animals have adopted to osmoregulate their internal salt and water balance. So in this regard, animals are classified into the two groups. One group is of the osmoconformer and the other one is of the osmoregulators. So come to our first group, that is the osmoconformers. Osmoconformers are all those organisms which have body fluid isotonic to that of the external environment. ओस्मो कन्फर्मर्स उन तमाम जिंदा जानदारों का ग्रुप है जिन्होंने अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में मौजूद साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन के साथ बैलेंस कर लेना है. यानी कि जो साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन या लेवल इंटरनल इन्वायरमेंट में है उतना ही साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन का लेवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद होता है. तो ऐसी सूरत में बॉडी या सेल्स एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में मौजूद रहती है. जितने पानी के मॉलिक्यूल्स बॉडी में एंटर होते हैं उतने ही पानी के मॉलिक्यूल बॉडी से रिलीज भी होते हैं. सो द ओस्मो कन्फर्मर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which have their internal body fluids isotonic to that of the external environments, means their external concentration of the water and salt is equal to the concentration of the salts and water in external environments. So these organisms do not require active mechanism for osmoregulations, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जहाँ पर बॉडी के अंदरूनी और बैरूनी माहौल के अंदर वाटर और साल्ट की मिकदार एक जैसी है, तो उन्हें किसी एक्टिव किस्म के मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बॉडी में साल्ट और वाटर के लेवल को तवाज़न में रखने के लिए. The second group of the organisms belongs to the osmoregulators. All those organisms that maintain their internal salts and water concentration in their homeostatic limits, that is specific in each species of the living organisms, आर कॉल्ड द ओस्मोरेगुलेटर्स. वो तमाम के तमाम जिंदा जानदार जो अपनी बॉडी के अंदरूनी साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को अपनी होम्योस्टेटिक रेंज नैरो रेंज के अंदर बरकरार रखते हैं, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन इंटरनल इन्वायरमेंट की निस्बत से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए. Osmoregulators are those organisms they discharge the excess water in the hypotonic environments. When these organisms are living in the dilute in external environments, more water molecules will enter in these organisms. In their bodies are the cells, so their bodies are the cells become flooded in
case of to avoid the flooding of the body cells and tissues, these organisms discharge the excess water in the form of the dilute urine. ओस्मोरेगुलेटर्स वो तमाम के तमाम जिंदा जानदार जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहेंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहलाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होने वाले अजाफी पानी के मॉलिक्यूल्स को डाइल्यूट यूरिन पैदा करके बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह से ओस्मो रेगुलेटर्स हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैरीन इन्वायरमेंट है। सो द ओस्मो रेगुलेटर्स दैट एग्जिस्ट इन द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट्स दे डिस्चार्ज द एक्सेस साल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। ओस्मो रेगुलेटर्स जो कि समुंदर के नमकीन पानी के माहौल में रहते हैं, जो कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो ऐसी सूरत में बॉडी में आने वाले समुंदर के नमकीन पानी के साथ जो इजाफी नमकियात हैं उनको कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करके बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये दो बड़े ग्रुप्स बनेंगे ऑर्गेनिज़म्स के ओस्मो रेगुलेशन की पहचान के अतबार से। ओस्मो कन्फर्मर जो कि आइसोटोनिक हो जाएंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, ओस्मो रेगुलेटर अपनी बॉडी की इंटरनल साल्ट वाटर बैलेंस को मेंटेन रखेंगे, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन जो सॉल्ट वाटर की है वो कम हो बॉडी की निस्बत से या ज़्यादा हो जाए। So first of all we are going to discuss the osmoregulation in the marine animals or the marine environment. First group of organisms in the marine environments we will discuss in this topic is the marine invertebrates. Secondly we will discuss the hagfishes, that is the primitive class of the fishes, and the next group of the fishes is the cartilaginous fishes. In cartilaginous fishes, some fishes are also categorized as the urea retaining fishes, and the fourth group of the fishes is the bony fishes. Marine invertebrates, marine invertebrates जिसमें हम देखते हैं क्रैब्स, जेलीफिश और श्रिम्प्स जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो शामिल हैं। इनमें ओस्मो रेगुलेशन कैसे होगी? Marine invertebrates are the osmoconformers, means their internal salt or water concentration is equal to the external environment, so they do not require need of active mechanisms to maintaining this balance. Marine invertebrates वो तमाम इन्वर्टिब्रेट्स हैं समुंदर के पानी में पाए जाने वाले, जिनमें बॉडी के अंदरूनी पानी और नमकियात का तवाज़न बैरूनी पानी के नमकियात और पानी के तवाज़न के बराबर है। तो ऐसी सूरत में इनको अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए किसी एक्टिव मैकेनिज़्म की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये प्रिमिटिव किस्म के या लेस डिवेल्प किस्म के ऑर्गेनिज़म्स हैं। तो लेस डिवेल्प ऑर्गेनिज़म्स, लेस डिवेल्प बॉडी सिस्टम्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखकर जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसी तरह से सेकंड जो फिशेस का ग्रुप है प्रिमिटिव फिशेस, इन्हें हम कहते हैं हैग फिशेस। इसकी बॉडी लंबी ईल लाइक जो है वो इसकी बॉडी होती है। ये जालस फिशेस भी कहलाती हैं। वर्टेब्रेट्स का ये पहला ग्रुप बनता है। Hagfishes are isotonic to their external environment. So the internal concentration of the salts and water is equal to the concentration of the salt and water in the external environment. They also have no need of the active mechanisms for their osmoregulation. Hagfishes भी अपनी बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर मेंटेन कर लेती हैं, जिस तरह से मैरीन्स इनवर्टिब्रेट्स करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द फिशेस इज़ द कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस का ग्रुप जिसमें शार्क्स और रेज आती हैं, ये क्लास कॉन्ट्रिक्थाइस बनती है, जिसमें शार्क्स और रेज का ग्रुप शामिल है। अगर देखा जाए तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो है वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को बरकरार रखती हैं। तो बॉडी में समुंदर के पानी की निस्बत से लोअर साल्ट कंसंट्रेशन को बरकरार रखने के लिए जाहिर सी बात होगी
कि ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी बॉडी से साल्ट्स को मैक्सिमम जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। Cartilaginous fishes maintains the lower internal salt concentrations. They actively secretes the salts by the gills and the rectal glands. Cartilaginous fishes secretes their salts from the gills by active transport, means by consuming the ATP and energy from the lower internal body fluids to the higher concentration of the salt in the external environment. कार्टिलेजिनस फिशेस को क्योंकि बॉडी के अंदर कम नमकियात की कंसंट्रेशन वाले इन्वायरमेंट से समुद्र के पानी में जहाँ नमकियात की कंसंट्रेशन ज़्यादा है साल्ट्स को स्क्रीट करना पड़ता है, तो एक्टिव मैकेनिज़्म ये अडॉप्ट करते हैं, यानी एटीपी एनर्जी खर्च करने के बाद ही बॉडी फ्लूइड से कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में कंसंट्रेटेड साल्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम साल्ट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में इंटरनल बॉडी फ्लूइड में लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा, यानी इंटरनल बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। सो द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द फिशेस इज़ द यूरिया रिटेनिंग फिशेस. These urea retaining fishes also belongs to the cartilaginous fishes. Their body fluids are hypotonic to that of the sea's water, means they have more concentration of the salts in their body fluids as compared to the concentration of the salts in the sea's water. यूरिया रिटेनिंग फिशेज़ वो फिशेज़ हैं जो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की मिकदार को समुंदर के पानी में मौजूद नमकियात की मिकदार से भी ज़्यादा कर लेती हैं, यानी हाइपरटोनिक कर लेती हैं। तो फिर तो इनकी बॉडी की फ्लूइड को टॉक्सिक हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी बॉडी फ्लूइड में साल्ट की कंसंट्रेशन को समुंदर के पानी की कंसंट्रेशन वाले साल्ट से ज़्यादा भी रखना है और अपने आप को उस साल्ट्स के टॉक्सिक इफ़ेक्ट से भी बचाना है। So these fishes changes urea into a trimethylamine oxide. Chemical trimethylamine oxide is less toxic against the urea, so these can retain their salts in higher concentration in the body fluids without any toxic effects. यूरिया रिटेनिंग फिशेज़ अपनी बॉडी में ट्राइमेथाइलामाइन ऑक्साइड को इकट्ठा करके अपनी बॉडी को समुंदर के पानी की निस्बत से हाइपरटोनिक कर लेती हैं। तो ऐसी सूरत में समुंदर के पानी से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही बॉडी फ्लूइड्स यानी गिल्स के ज़रिए से टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होते हैं। The urea retaining fishes have adopted the mechanism of hypertonic body fluids to absorb only water molecules from the gills because of the difference of the concentration gradient in their body fluids to that of the external water, that is the saline water. Plasmobranchs comes in the category of the cartilaginous fishes that have the mechanisms of converting their urea into the trimethylamine oxide, so these are also called urea retaining fishes. The next group of the fishes is the bony fishes. Bony fishes are those fishes that are the descendants of the freshwater ancestors. बोनी फिशेज़ वो मछलियाँ हैं जो ताज़ा पानियों से समुंदर के इन्वायरमेंट में मुस्तकिल तौर पर रहने के लिए काबिल हुई। तो क्योंकि ये फ्रेश वाटर के एंसेस्टर्स हैं, तो इनकी बॉडी फ्लूइड्स जो है वो हाइपोटोनिक रहती है। बोनी फिशेज़ बॉडी फ्लूइड इज़ द हाइपोटोनिक टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल seas water, so these fishes drinks large amount of the seas water and produces the concentrated urine. बोनी फिशेज़ समुंदर का नमकीन पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीती हैं, लेकिन उस पानी में से बॉडी में वाटर मॉलिक्यूल्स को कंजर्व कर लिया जाता है और सॉल्ट्स को कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से बोनी भी कार्टिलेजिनस फिशेज़ की तरह से अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर मेंटेन और बरकरार रखती हैं, बॉडी से एक्सेस अमाउंट में साल्ट्स को खारिज करके। सो इट इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर. गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड.